नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत ही खास है। बहुत सारी माता बहनें मुझसे गुस्सा हो सकती हैं, बट जो भी बातें होंगी वो कड़वी सच्चाई होंगी। एक्सेप्ट कर लेंगी तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो जिस तरीके से चल रहा है चल ही रहा है, और ज़्यादा माहौल ख़राब होगा। तो आज की जो बातें हैं वो पूर्ण तरीके से साइंटिफिक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने घर का माहौल ख़राब कर लेती हैं, आपकी संतान गलत ट्रैक पर चली जाती है। और मैं इसका सीधा सीधा इसके बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें औरत जिम्मेदार होती है। साथियों, जब सबसे पहले लड़की का रिश्ता होता है, माँ तो बाद में बनती, पहले रिश्ता होता है, तो लड़की वाले देखते हैं कि कहीं लड़का शराब न पीता हो। अक्सर आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया है कि 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ही ड्रिंक की लत में पड़ रहे हैं, क्योंकि ये काम डीजे वालों ने सिखा दिया है। डीजे पर बच्चे जब डांस करते हैं तो जो 17, 18, 20 वर्ष के बच्चे होते हैं वो बारात में लगभग 80% ऐसे बच्चे होते हैं कि वो बियर पी के डांस करते हैं। और धीरे धीरे जब उनकी कॉलेज लाइफ शुरू होती है तो वहाँ पर भी वो ड्रिंक करना सीख जाते हैं, ऐसी संगत में पड़ जाते हैं। बट भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी नाइस लिखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से आपका। आप अपना कीमती समय निकाल के इस लाइव ब्रॉडकास्ट पे आए। तो फिर भी लोग झूठ साच बोलकर रिश्ता कर देते हैं कि हमारे बच्चे में कोई बैल नहीं है, किसी प्रकार का कोई बैल नहीं, और इतना बैल होता भी नहीं। और अगर डियर फ्रेंड्स किसी में इतना बैल है शादी से पहले ही, तो औरत उस व्यक्ति के बैल को धीरे धीरे चाहे तो छुड़वा भी सकती है। वो सारे फार्मूले आज की इस लाइव में डिस्कस होंगे। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे किस प्रकार से माँ के प्रभाव में आकर बिगड़ जाते हैं, ये बातें आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में होंगी। बहुत बहुत फायदेमंद होगा अगर आज का वीडियो आप समझ लेते हैं और अपने जीवन में ये बातें उतार लेते हैं। ये विशेष तौर पर मैं माता बहनों को बता रहा हूँ कि आप अगर जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा उस फार्मूले पर चलेंगी तो आपके घर में सुख समृद्धि होगी और आपके बच्चे भी एक अच्छे संस्कारी बच्चे होंगे। सबसे पहले जब शादी होती है, शादी होने के बाद पहली बात तो कि एक हमारे समाज में ट्रेंड चला हुआ है, एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि विवाह शादी में तो शराब चलती ही है। मतलब विवाह शादी में शराब पी ली तो कोई बड़ी बात नहीं, भाई ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है। जब दूल्हा अपनी ससुराल में पुणे जाता है तो उसके जो ब्रदर इन लॉज होते हैं, जो उसके साले होते हैं, वो उसके लिए सबसे पहले शराब की व्यवस्था ही करते हैं। अगर वो बटेऊ यानी कि वो दूल्हा अगर शराब नहीं पीता, फिर भी ये कहते हैं नहीं नहीं बटेऊ चारा में तो ले ही लेते हैं, वहां तक ठीक है। और फिर उस शराब का यानी जिसने पहले ही टेस्ट ले रखा है, पहले ही इंजॉय कर रखा है, या जिसने पहले नहीं लिया था अब उसे पता चल गया कि शराब मतलब एक एनर्जी देती है, बोलने की एनर्जी देती है, कॉन्फिडेंस देती है, अब उसे थोड़ा थोड़ा एहसास हो गया। अब जब दुल्हन के भाई
बहन की ससुराल में आएंगे तो फिर वो जो उसका जो रिश्तेदार है, यानी कि जो उनका जीजा जी बनाया हुआ है, वो भी फिर ऐसी ही व्यवस्था करेगा, क्योंकि जब वो वहाँ गया तो उसके लिए व्यवस्था हुई, अब वो यहाँ आएंगे तो उसके लिए व्यवस्था होगी। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि शादी के स्टार्टिंग के जो महीने होते हैं उनमें जल्दी जल्दी ससुराल में चक्कर लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मतलब टेस्ट आने लगा, शराब में टेस्ट आने लगा। फिर साथियों होता क्या है, उसके बाद क्या होता है कि शादी होने के बाद जो उसका जो नेटवर्क है, जो दूल्हा बना है उसका जो नेटवर्क है, वो भी उसे पार्टी मांगेगा, भी पार्टी दे यार, आपकी शादी होगी। और पार्टी का मतलब भी शराब ही है। दया जी की पुनः कमेंट आई है, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पार्टी का मतलब शराब। कोई शराब नहीं पीता होगा तो कह देंगे यार बियर ले आ। बियर को शराब नहीं मानते, तो बियर ले आते। देखो मैं तो दारू तो पीता नहीं, हाँ बियर ले लूँगा। ऐसी मतलब हमारे समाज में बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव सेट हो चुका है कि बियर को शराब नहीं मानना, जबकि दोनों में ही अल्कोहल है। बियर में अल्कोहल की मात्रा कम है, शराब की बोतल में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है दोनों में अल्कोहल। अब शरीर तो अल्कोहल को पकड़ेगा। अच्छा, फिर क्या होता है साथियों कि जो दुल्हन रानी आई, वो बाद में ऑब्जेक्शन स्टार्ट करेगी। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है उसे, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बे ऐसा तो चलता ही, ऐसा तो चलता ही। फिर अगर उसने किसी यार दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर ली और वो घर चला गया, तो दुल्हन रानी उसके साथ झगड़ा स्टार्ट कर देगी। और ज्यों ही झगड़ा स्टार्ट होगा कि मुझे नहीं पता था तू शराब पीता है, पहले तो घर वालों ने ये बताया था शराब नहीं पीता। अरे जब तुम्हारे घर में बैठ के शराब पी उस दिन तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्यों? शुरू में तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र फिर तो रोना पड़ता है। शुरू में तो सब अच्छा लगता है। दैया साहब ने लिखा है, गुड जो मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल समाज के जो मतलब होता है ना कि बिल्कुल ऐसी बात निचोड़ कर लेके आया हूं। इन बातों में पूर्ण तरीके से सच्चाई है। आगे जब ये लाइव ब्रॉडकास्ट जितना लंबा होता जाएगा और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूं, मैं बातें पूरे फैक्ट के ऊपर बोलता हूं। अब क्या हुआ कि झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा शुरू होते ही क्या उनके अंदर थोड़ी सी दरार स्टार्ट हो गई। थोड़ी सी दरार स्टार्ट हुई, और जो ही दरार स्टार्ट हुई और जो ही नेक्स्ट डे आएगा, वही दूल्हे राजा अपने यार दोस्तों के पास फिर जाएगा और पिछले दिन से ज्यादा ड्रिंक करेगा। और पिछले दिन मान लिया कि वो 8 बजे घर आया, नेक्स्ट डे वो 8:30 या 8:45 या 9 बजे घर आएगा। फिर थोड़ा सा और झगड़ा बढ़ेगा। फिर दुल्हनिया क्या करेगी, अपने घर पे फोन करेगी कि ये तो शराब पीता है, लेट आता है। फिर ऊपर से फिर बड़ी टीम का प्रेशर आएगा। बड़ी टीम का प्रेशर आएगा तो दूल्हा राजा फिर क्या होगा, ही विल बी मोर डिप्रेस्ड।
वो और ज़्यादा टेंशन में चला जाएगा और धीरे 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 करके वो उस लत में घुस जाएगा। ऐसे शराब नहीं छुड़ाई जाती किसी की। आज मैं ये विशेष तौर पर शराब के ऊपर टॉपिक इसलिए लेकर आ रहा हूं बार बार, क्योंकि 99% घरों में यही समस्या है, शराब वाली। और इसी समस्या से फिर दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं। काश वो जो दुल्हनिया है जो आई है, वो जिस दिन ड्रिंक करके आया, वो आते ये कह देती, भाई आप कहाँ थे? यार दोस्तों में थे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, यार दोस्तों में भी बैठना चाहिए। मैं आपके लिए मतलब आपने शराब पी रखी है, तो अब आप खाओगे क्या? क्योंकि शराब के ऊपर खाना बहुत जरूरी है। अगर उसकी वर्डिंग ऐसे हो जाए तो धीरे धीरे जो दूल्हा राजा है उसका मन अपने दोस्तों से हटकर अपनी पत्नी की तरफ लगने लगेगा कि देख तेरा ये कितना ख्याल रखती है। बट ऐसा इसके विपरीत होता है, इसके उलट होता है। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, बच्चे हो जाते हैं साल 2 साल बाद। गुड आफ्टरनून दैया साहब। बच्चे हो जाते हैं साल में 2 साल में बच्चे हो जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स फिर बच्चों की परवरिश स्टार्ट हो जाती है। और कलह तो मतलब स्टार्ट हो ही चुका है घर में, कलह तो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। फिर जो जो बच्चे 3-4 साल के होते हैं, बच्चे भी, मैंने एक दिन के लाइव ब्रॉडकास्ट में बताया था कि बच्चे अच्छी संतान कैसे घर में आती है, कि अगर महिला का आचरण, महिला की फीलिंग्स अच्छी है तो उसके गर्भ में अच्छी आत्मा का वास होगा, वो अच्छी आत्मा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। अगर बुरे भाव चल रहे हैं, दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, बुरी भावना चल रही है, दूसरों के बच्चों के प्रति बुरी फीलिंग है, तो ऐसी ही आत्मा आपके गर्भ में आकर्षित होगी। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पुनः फिर बता दी है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कहीं और किसी और नए साथी तक पहुँच जाए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा कि मतलब गर्भ से लेके और बच्चे का जन्म तक, उसके नामकरण तक की वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके बीच में बहुत जल्द। तो आप बने रहे। अब जब बच्चे बड़े हो रहे, 3-3, 4-4 साल के, अब वो शुरू से ही अपने घर में झगड़ा देख रहे हैं अपने माँ बाप का। गुड डे दैया साहब। वो अपने माँ बाप का शुरू से ही झगड़ा देख रहे हैं। आदमी है बेचारा, कहीं से भी जुगाड़ पानी करके लेकर आता है, बट वो धीरे धीरे बहुत सारे, मतलब मैं अब ग्रामीण लेवल पर आ रहा हूं, जो जिनके घर बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। नौकरी करने वालों का भी यही हाल हो चुका है, गवर्नमेंट जॉब वालों का भी यही हाल है। यानी कि ये वीडियो मिडिल क्लास तक के जो लोग हैं उन तक ये वीडियो फिट बैठेगी। अपर जो लोग हैं वो, यानी कि जो अमीर व्यक्ति हैं, वो तो फेसबुक चलाते भी नहीं, उनके पास समय भी नहीं है। वो चलाते हैं तो अपने लिए चलाते हैं, वो अपनी किसी दूसरे की वीडियो नहीं सुनते, उनके पास समय नहीं है कि वो वीडियो सुनेंगे। हाँ, कोई बुजुर्ग सुन सकता है,
अमीर बुजुर्ग सुन सकता है, क्यों? क्योंकि वो आराम से, उसके पास पैसा है, आराम से वो मोबाइल में अपना टाइम पास कर रहा है। बट वो सुने जाओ, अब ज्ञान लिए जाओ, उसका समय जा चुका है। वो किसी को अपने बच्चों को प्रवचन देगा तो उसकी कोई सुनेगा भी नहीं, कोई नहीं सुनता। आजकल बुजुर्गों की कोई नहीं मानता। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आदमी का थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है, ऐसा सोचने लग जाता है कि यार तू तो बेकार में ही मतलब अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। फिर वो जो दिहाड़ी करते हैं, यानी कि जो खुला काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो आधा दिन तो काम करते हैं और आधा दिन फिर वो शराब पीते हैं। घर का माहौल टोटली अब फिनिश होने की कगार पे, और बच्चे उधर बड़े हो रहे होते हैं, और माँ बच्चों का ख्याल रखती है। बट ख्याल रखते रखते माँ बच्चों के दिमाग में एक चीज डाल देती है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो क्या कहेगी कि तुम्हारे बाप ने तो मेरी सदा ही छाती फूकी। ऐसा 90% घरों में सुनने को आपने मिल जाएगा कि तेरे बाप ने मेरी सदा ही छाती फूकी। अब अगर उस घर में कोई लड़की है या लड़का है, धीरे धीरे जो बाप का जो प्रभाव है बच्चों के ऊपर, वो प्रभाव खत्म होने लगा। उस माँ को ये नहीं पता कि तू ठीक है, इनके कपड़े भी धोती है, इनके लिए खाना भी बनाती है, इनके लिए सब कुछ करती है, बट एक जो पॉइंट आप बोल रही हैं कि आपके पिताजी ने, आपके पापा ने मेरी सदा छाती फूकी, इससे हो क्या रहा है कि जो बाप है वो बाप को बच्चों से दूर कर रही है, और बच्चों को लगता है कि तुम्हारा बाप तो बेकार है। और जब बच्चों को ये लगने लगता है कि तुम्हारा बाप बेकार है, तो उस बाप का इम्प्रेशन, उस बाप का प्रभाव बच्चे नहीं मानते थे। फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप की घर में फिर चलती नहीं, वो कुछ कह नहीं पाता, किसी को रोक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि माँ ने उनके बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज ठूस दी। अगर मान लिया कोई व्यक्ति जवानी में मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, यानी कि शादी अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ, दूसरे के साथ अफेयर है, और उसकी पत्नी को पता चल गया कि तुम्हारे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी कि मेरे अलावा भी इसका कहीं ना कहीं चक्कर है, वो बात भी वो बच्चों को शेयर कर देती है। हरियाणवी भाषा में जो बताऊं तो कैसे वर्ड यूज करती हैं ग्रामीण महिलाएं कि तुम्हारा पिता तो सदाए गूं खांदा फिरा। अब वो क्या सोच रही है, बच्चे समझ नहीं रहे। ठीक है, वो गलत था, बट उस महिला ने ये सोचना चाहिए कि अब बच्चों को क्या सिखा रही है तुम। बच्चों का मतलब बाप का जो प्रभाव है डियर फ्रेंड्स, वही बच्चों को के ऊपर होता है। माँ का कोई प्रभाव नहीं होता, माँ का कोई डर नहीं होता बच्चों को के ऊपर, लेकिन बाप का जो डर है वो माँ धीरे धीरे करके निकाल देती। तो ऐसे बच्चे फिर गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। ऐसा शहरों में भी हो रहा है। ये जितने बच्चे, जितने लड़के रेपिस्ट बनते हैं, जो बलात्कार करते हैं, और जितनी लड़कियां रेप की शिकार होती हैं, वो ज़्यादातर वही लड़कियां होती हैं जिनके ऊपर बाप का साया नहीं है या बाप का प्रभाव नहीं है, जो फादरलेस है। फादरलेस होने का मतलब ये नहीं कि जिसका पिता मर गया वही फादरलेस है। बहुत सारे पिता जीते जी
मर गए हैं, क्योंकि उनके बच्चों की माँ ने मार दिया उसको। वो अपनी बड़ाई के चक्कर में अपने बच्चों को गलत संस्कार दे बैठती है। वो सोचती है कि बच्चों की नज़र में तेरी वैल्यू बढ़ेगी, तेरी वैल्यू बढ़ेगी बच्चों की नज़र में। बच्चे सोचेंगे बाप तो बेकार था, बट मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ ने हमारा ख्याल रखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत नैरेटिव सेट हो जाता है तो उस घर में बच्चे कामयाब नहीं होते। ये समाज की बिल्कुल कड़वी सच्चाई आपके सामने मैंने रख दी। तो इसके लिए जितनी भी माता बहनें मेरी वीडियो सुन रही हैं, बाद में सुनेंगी, उन सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं कि इस आदत को बदल लें। आप अपनी बढ़ाई करवाने के चक्कर में इन बच्चों के दिमाग में बाप के प्रति नफरत न भरें। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी कहते हैं माँ आपने क्या पाया इस घर में। काश वो माँ उन बच्चों को ये कह दे बेटा बेटी मुझे आप मिले हो। अगर मेरी इस घर में शादी नहीं होती तो आप नहीं होते। आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको देखकर जी रही हूँ। आपके पिताजी जैसे भी हैं, आपके पिताजी हैं, उनसे जितना बन पाया उन्होंने किया, लेकिन ऐसा बोलती नहीं है। वो कहती मैंने ही किया सब कुछ, इसने तो उड़ाया है, इसने बाहर गुलछर्रे उड़ाए हैं, इसने शराब पी है। ऐसे करके जो माता बहनें बच्चों में इस प्रकार की जो बच्चों के साथ बातें शेयर करती हैं, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब फिर क्या होता है, कई जगह आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे शहरों में तो हो ही रहा है, अब तो गांव में भी होने लगा कि लड़कियां प्राइवेट जॉब पर जाती, प्राइवेट जॉब करती हैं, प्राइवेट जॉब पर जाती हैं। तो प्राइवेट जॉब पर जाती जाती फिर वो गलत ट्रैक पे भी चली जाती है। उनका बाप उन्हें रोक नहीं सकता, चाहकर भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसका बाप का प्रभाव उस बच्चे की माँ ने हटा दिया, बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। अगर बाप का चरित्र थोड़ा बहुत गलत रहा तो माँ ने क्या जरूरत थी उसके बच्चों के सामने प्रचार करने की कि तुम्हारा बाप ऐसा था। अब अगर बच्चा गलत चला गया तो बाप क्या कहेगा? बाप ने उसको झट जवाब मिलेगा, तू कैसा है, पहले अपने आप को देख। तो फिर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती। तो इसलिए जितनी भी माता बहनें हैं, जहाँ पर आपकी शादी हो गई, जिस भी घर में आपकी शादी हो गई, जैसा भी आपका पति है, अगर वो शराबी है, शराब की लत में जा रहा है, तो आप उसको धमकाकर शराब नहीं छुड़वा सकते। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि पति को बिना बताए उसको मेडिसिन दवाई देनी स्टार्ट कर देती हैं। कई गांव की महिलाएं जो अनपढ़ हैं, बेवकूफ है, और पढ़ी लिखी भी बेवकूफ है आजकल, इनके चक्कर में पड़ जाती हैं। नीम हकीम ये जो होते हैं झाड़ा फूंक करने वाले, मैं छुड़वा दूंगा। शराब कोई नहीं छुड़वा सकता। शराब, एक व्यक्ति की शराब सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी छुड़ा सकती है, और वो प्यार से छुड़ा सकती है। दूसरा कोई इंसान उसकी शराब छुड़ा नहीं सकता। ये लिख लेना। बहुत सारे ये पहले क्या ये चल ही रहा, उस जगह पे शराब छुड़वाई जाती, उस जगह पे शराब छुड़वाई जाती, कितने लोग छोड़ते हैं।
आज से 2-2.5 साल पहले बवाल मचा था कि मोखरा में एक साधु भी है जो शराब छुड़वाती है। कितने लोगों की छुड़वा के चली गई, कितने ठेके बंद हो गए। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यहाँ आने से शराब छूट जाती। कितने लोगों की छुट्टी है, नहीं छूटती ऐसी शराब। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जिंदा रहने के लिए मैं बताता हूँ साइंटिफिक कारण। जिंदा रहने के लिए, व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, देखो जो नेचुरल डेथ है, जिस दिन मालिक ने उठाने हैं, जिस दिन समय पूरा होगा, वो तो एक अलग बात है। उसमें तो किसी का जोर नहीं चलना। आप सोए पड़े हैं तो आप सोए सोए आपकी डेथ हो जाएगी। पूरी दुनिया में 2 लाख व्यक्ति डियर फ्रेंड्स स्वस्थ, बिल्कुल ठीक ठाक सो जाते हैं। पूरी दुनिया जब सो जाती है, जब उठते हैं तो पर डे की एवरेज बताता हूँ, 2 लाख व्यक्ति आंख नहीं खोलते, नींद में ही मर जाते। किसी को ये पता नहीं चलता कि इसको क्या हुआ था, हार्ट फेल हुआ या कोई और जीव जानवर ने काट लिया, सुबह उनकी डेड बॉडी मिलती है। ऐसे पूरी दुनिया में पर डे 2 लाख केस होते हैं। तो वो तो नेचुरल डेथ है, वो तो जिस दिन आनी है उस दिन आनी है, उसकी तो टेंशन करनी नहीं हमने। बट बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आकर, कोई रेलवे ट्रैक पर चला जाता है, रेल के आगे आकर कट जाता है, कोई जहर पी लेता है, कोई फांसी का फंदे पर झूल जाता है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी डिप्रेशन में क्यों चले गए वो? क्यों? अब साइंटिफिक कारण बताऊंगा मैं, इसे शराब से ही रिलेट करूंगा और इसको भी। शराब या कोई अन्य नशा, केवल शराब ही नशा नहीं है, नशे और भी बहुत हैं। सुल्फा, गांजा, धतूरा, अफीम, दूधा, पता नहीं क्या क्या है, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा, ये सभी नशे हैं। और ये नशे जो व्यक्ति करता है, ज़्यादा क्यों करता है, कम कौन करता है और छोड़ कौन सकता है, इसके लिए आपको साइंटिफिक तरीका बता दूंगा मैं आपको। कि कोई भी व्यक्ति जब डिप्रेशन में चला जाता है, किसी टेंशन में चला जाता है, तो उसका जो हमारा यह ये जो ब्रेन है, ब्रेन जो हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर डियर फ्रेंड्स एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स। और उस न्यूरॉन्स में एक केमिकल पैदा होता है, केमिकल जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, सिर से याद रह जाएगा आपको, क्योंकि सिर में ही तो है ये सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जब व्यक्ति का बनता है, जब ये न्यूरॉन सीरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करते हैं, बनाते हैं, तो आदमी खुश होता है। कोई भी खुशी की बात होगी डियर फ्रेंड्स, जो ही कोई खुशी की बात, कोई खुशखबरी सुनी, एकदम से हमारे जो न्यूरॉन्स है वो सीरोटोनिन और डोपामाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और पूरा का पूरा शरीर उत्साहित हो जाता है। चाहे एकदम बीमार पड़ा होगा ना, वो भी एकदम से बैठा हो जाएगा, क्योंकि वो रिलीज ही इतनी मात्रा में हो गया कि पूरा शरीर एनर्जेटिक हो गया, पूरे शरीर में जोश आ गया। बट जो ही कोई बुरी खबर सुनते हैं या कोई टेंशन की बात सुनते हैं, किसी की गाली सुनते हैं, तो ये जो सीरोटोनिन और डोपामीन है, ये बनना कम हो जाता है। और ये जब टेंशन बार बार घूम रही है, तो डियर फ्रेंड्स फिर क्या होगा कि डोपामीन और सीरोटोनिन ये बिल्कुल अपनी मात्रा बिल्कुल कम होती जाएगी।
और कम होती जाएगी, और जो ही ये शून्य हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगा, बिल्कुल बढ़ना बंद हो जाएगा, तो व्यक्ति को पूरी दुनिया में अपना कोई भी दिखाई नहीं देगा कि तेरा तो वो व्यक्ति है। यानी कि माइंड काम छोड़ देगा, और जो ही माइंड काम छोड़ देगा उसे दुनिया में कोई ना ही तो अपना यार दोस्त याद आएगा, ना ही रिश्तेदार याद आएगा, कोई याद नहीं आएगा। उसे लगेगा कि तेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, तेरा कोई जीना नहीं है। उसके दिमाग में सीधा सीधा ये थॉट आएगा और वो सुसाइडल पॉइंट पर चला जाएगा। वो आत्महत्या की सोचेगा कि कोई नहीं है तेरा, मर जा इससे तो अच्छा। इसीलिए उस डोपामीन और सीरोटोनिन को बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति सपोज करें कि बीड़ी सिगरेट हुक्का पीता है तो ये भी नशा। अगर वो 1 घंटे में 1 बीड़ी या 1 सिगरेट पीता है, लेकिन अगर वो टेंशन में है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, वो 1 घंटे में 5 पीनी शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सीरोटोनिन है वो घट रहा है, डोपामीन है वो घट रहा है, और वो नशा है वो उसको थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाता रहता है, और मतलब उसके सिर में थोड़ा थोड़ा नशा घूमने लगता है, और सीरोटोनिन और डोपामीन बिल्कुल जीरो नहीं होते, इसलिए वो टेंशन में पड़ा रहता है। तो जो लोग टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनका ये डोपामीन सीरोटोनिन की मात्रा कम होगी, और जो ही मात्रा कम होगी तो उसे नशा चाहिए। और नशा चाहिए मतलब नशा चाहिए। जो शराब पीता होगा उसकी शराब पीने की लत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हुक्का पीता होगा, एक दिन में 2, 3 हुक्के पीता होगा तो 30 पीना शुरू कर देगा वो। यही होता है, ऐसा ही होता है। जिंदा रहने के लिए दिमाग में खुशी रहनी जरूरी है, यानी कि दिमाग को फिर सुन्न करना पड़ता, सुन्न, और सुन्न होगा वो नशे से। क्योंकि सुन्न नहीं होगा दिमाग तो वो जो चक्कर जो चल रहा है टेंशन का, वो और ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और दिमाग की नस फाड़ सकता है। तो जो माता बहनें हैं जो अपने पति की को नशे की लत से बाहर निकालना चाहती हैं, वो इनके चक्करों में मत पड़ो। वो इनके डोपामीन सेरोटोनिन को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि समस्या घरेलू है। बाहर की टेंशन से कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता, कोई व्यक्ति नशा नहीं करता। सबसे ज्यादा व्यक्ति को अपने घर की टेंशन है, और अपने घर की टेंशन में जो महिला है उस महिला को समझना चाहिए कि ये व्यक्ति टेंशन में है, और इसका जो डोपामाइन और सीरोटोनिन तुम बढ़ा सकती हो। तुम इसे हौसला दो, तुम इसकी प्रशंसा करो, तुम इसे प्यार करो। अगर यंग कपल है, प्यार करो फुल, तो उसे खुशी मिलने लग जाएगी प्यार में। यानी कि जो सीरोटोनिन और डोपामीन है वो खुशी से बढ़ते हैं। अब खुशी से बढ़ते हैं, एक तो वो ऑलरेडी टेंशन में बैठा, ऊपर से उसने 2-4 गालियां और सुनने को मिल गई, उसका तो जो डोपामीन का जो लेवल है वो और डाउन आ गया। वो फिर और सूटे लगाएगा और सुल्फा पिएगा, कुछ न कुछ करेगा वो, क्योंकि उसने लेवल ऊपर उठाना है। अगर वो लेवल खत्म हो गया तो आदमी को अंधा हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर उसके दिमाग में ये आएगा तेरा कोई नहीं है यहाँ पे, तू बोझ है धरती के ऊपर। और जब दिमाग में ये चीजें आने लग जाती हैं तो आदमी फिर क्या करेगा? What will do a man up in such situations? ऐसी हालात में आदमी फिर करेगा क्या?
मैं इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझता हूँ। जिन लोगों की शादी हो गई, वहाँ पर अगर मतलब पत्नी उसको समझ नहीं रही, पत्नी से उसे प्यार नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, डियर फ्रेंड्स, वो फिर यार दोस्तों से अपने खुशी भी, आदमी का जो जीवन है वो इंटरटेनमेंट चाहता है, इंजॉयमेंट चाहता है। कोई भी व्यक्ति दुखी होकर खुश नहीं है कि कोई दुखी रहना चाहता हो। ये एक अलग बात है, कईयों को आदत ही पड़ जाती है, वे दुख वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी जिंदगी में तो दुख ही लिख रखी है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा मान लिया कि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख लिख रखे हैं, तो उस व्यक्ति को दुख से कोई दुनिया की ताकत निकाल नहीं सकती। आप किसी भी महाराज के पास चले जाएं, किसी साधु संत के पास चले जाएं, किसी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, कहीं भी जो दूर दराज आप कहीं भी घूम फिर के आओ, चाहे चारों धामों की यात्रा कर लो, को आपको का कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा कुछ भी। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी तो कर्म में दुख ही है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें, इसको बदल ले कि अब दुख है लेकिन मेरा भविष्य बहुत अच्छा है। अब ठीक है, थोड़े परेशान हैं, लेकिन मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव कर दे, तो आपका भविष्य सुधरने की गुंजाइश ही नहीं बल्कि 100% आपका भविष्य सुधरेगा। कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मान लिया कि आप चलते चलते गिर पड़ते हैं, कोई ठोकर लगी और आप गिर गए, और गिरते ही आप उठने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आपने सोच लिया मैं तो गिर गया, आप नहीं उठते, पड़े रहो, पड़े रहो, कोई दूसरा नहीं उठाने वाला। दूसरा अगर कोई उठाएगा तो भी ये कहेगा नहीं यार मैं तो पड़ गया, मेरे मुझसे नहीं चला जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये आ गया मुझसे नहीं चला जाएगा, नहीं चल सकते। लेकिन जो व्यक्ति गिर गया, ठोकर लगी, गिर गया, पुनः कोशिश करके उठा, फिर चल पड़ा, सच पर्सन रीच देयर डेस्टिनेशन। ऐसे लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और जितना बड़ा हमारे सामने चैलेंज होगा, जितनी बड़ी चुनौती होगी, ये देखना कि उस चुनौती से अगर आप लड़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा होगा। जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं आती, वो उसको मैं इंसान ही नहीं मानता कि वो इंसान है। तो आज का जो मेन जो हमारा विषय था, वो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आया होगा कि जितनी भी माता बहनें हैं, जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चों के सामने अपने पति की बुराई न करें। वो तो लाख बुरा है, बट वो उन बच्चों का बाप है, चाहे वो कितना भी बुरा है, बट वो बाप है, एक उनकी छत्र छाया है। और अगर आप धीरे धीरे उस छत्र छाया को उनसे अलग कर देंगी तो वो बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप ये भलाई के चक्कर में अपनी औलाद को खराब कर बैठेंगे। दूसरी बात जो मैंने मेन बताई कि अगर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं शराब की लत में पड़ रहा है, कहीं गलत संगत में पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? महिला है, औरत है उसकी रिस्पॉन्सिबल। वो उसे डांटना शुरू कर देंगे, वो तो बेकार है, उसके पास क्यों बैठता। वो आपको बेकार लग रहा है, लेकिन इसको तो बेकार नहीं लग रहा, इसको तो वहां जाकर चैन आता है, ये आपकी बात क्यों मानेगा।
अक्सर ऐसे ही होता है। वो बेकार संगत है, तुम बेकार लोगों के पास क्यों गया, तू बेकार लोगों के पास क्यों गया। भैया उसे जो वो जा रहा है उसे वो बहुत प्यारे लगते हैं। आप कुछ ऐसा करो ना कि आप प्यारी लगने लगो, इसका मन ही न करे। आप इसे गालियां बकते हैं तो और ये अपना दुखड़ा कहाँ रोएगा। तो ऐसी हालात हो जाती है डियर फ्रेंड्स, और घरेलू सिस्टम खराब हो जाते हैं। ये आज 90% से भी ज़्यादा घरों में यही कलह चल रहा है। अगर मेरा जो एनालिसिस है आपको गलत लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि इस एनालिसिस में कोई दम नहीं है, बता सकते हैं। और अगर आपने सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। शेयर आप वीडियो को करते नहीं, मत करो। कोई मैं ये कहता भी नहीं कि आप शेयर करें। अगर आपको लगता है कि भी हाँ किसी मेरे यार दोस्त का या रिश्तेदार का इस वीडियो को सुनने से भला हो सकता है तो आप शेयर कर सकते हैं, अन्यथा न करें। मुझे यहाँ कोई ये नहीं कि वो करोड़ों व्यूज चाहिए, वे करोड़ों लोग मुझे देखें, नहीं। मुझे तो 100 व्यक्ति देख लेंगे, एक व्यक्ति मेरी बात को समझ लेगा, मैं तो भी धन्य हूँ। मेरा प्रयास सफल होगा अगर एक वीडियो से एक व्यक्ति के दिमाग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसके ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है, तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा। पर डे अगर एक व्यक्ति के ऊपर असर पड़ता है तो साल में 365 व्यक्तियों के ऊपर असर पड़ेगा। साल में 365 व्यक्तियों के ऊपर असर पड़ेगा तो 10 साल में डियर फ्रेंड्स, 10 साल में ये इफेक्ट 3650 लोगों पर पड़ जाएगा। और इतने लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ने के बाद हम पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट डाल देंगे, पूरी दुनिया के ऊपर। क्योंकि शुरुआत 0 से होती है, फिर 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 3 से 9 होंगे, 9 से 81 होंगे, ऐसे बढ़ते चलते। अब मैं ये सोच लूँ कि मेरे वीडियो पे आज ही मिलियन व्यूज आ जाएं, करोड़ों व्यूज आ जाएं, नहीं आएंगे। ऐसा किसी के साथ नहीं होता। वो किसी का लक होता है, कोई प्रारब्ध का जो कर्म होता है वो उसके काम आ जाता है और एकदम से फेमस हो जाते हैं। बट जो एकदम से फेमस होते हैं ना, वो एकदम से गिर भी जाते हैं। 5-4 साल पहले आपने रानू मंडल देखी होगी। रानू मंडल के एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। मैं बताऊंगा, रानू मंडल ने लाइफ टाइम डियर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम रेलवे स्टेशन के ऊपर भीख मांगी। वो गाना गाती रहती थी और गाना गाकर वो भीख मांगती थी। बचपन से उसका शौक था गाने का। शादी हो गई, पति ने परमिशन नहीं दी। कुछ समय बाद वो पति ने छोड़ दी। फिर वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती रही और बुढ़ापे में जाकर वो किसी ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और वो वीडियो वायरल हो गई और वो वीडियो बॉलीवुड तक जा पहुंची। तो हिमेश रेशमिया जी आए, उनको आमंत्रित करते हैं गाने के लिए और एक गाना रिकॉर्ड होता है, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। इस गाने में रानू मंडल को लेते हैं। रानू मंडल का स्टेटस एकदम से हाई फाई हो गया। महंगे से महंगे ब्यूटी पार्लर में वो जाने लगी, अपने आप को स्टार समझने लगी। और डियर फ्रेंड्स, एक दिन क्या होता है कि किसी गरीब ने उसके यहां से बाजू पकड़ ली।
वो उसका फैन था वो। उसने उसकी बाजू इसलिए नहीं पकड़ी कि वो जवान लड़की थी, वो उसकी दादी के समान थी। और वो कहने लगा आप तो स्टार बन गई। तो रानू मंडल का अब जो जवाब था वो सुनिए। विजय कश्यप जी, राम राम दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। रानू मंडल का जो जवाब था वो सुनिए, वो सुनकर आपको बहुत शिक्षा मिलेगी। हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, उसने ऐसा बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को टच करने की। मतलब उसके अंदर इतना ईगो, इतना अहंकार आ गया। अरे नहीं, वो वहां रेलवे स्टेशन पर पड़ी रहती थी, बट जो ही उसने वो बॉलीवुड की वो देखी चकाचौंध, तो चकाचौंध में अंधी हो गई, भूल गई अपने आप को कि तू सारी उम्र भीख मांग के खाया है। हाउ डेयर यू टच मी, आपको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। डियर फ्रेंड्स, वही ईगो रानू मंडल को पुनः भिखारी बना देती। अब रानू मंडल भीख मांग रही है दोबारा से। ये होता है सिस्टम, ये होता ईगो का रिजल्ट। कि अपने जो बंदे बैकग्राउंड भूल जाते हैं, एकदम से कैसे गिरते हैं फिर वो। मैं डियर फ्रेंड्स, मैं मेरी बताता हूं, जब मैं भी करोड़पति रह चुका हूं। किसी भाई को कोई शक हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं भी अल्टो मॉडल 2003, जो कि उस समय की हाई फाई गाड़ी हुआ करती थी, उसमें घूमा हूं। मैं भी आज से 29 साल पहले स्कूटर चलाता था, और स्कूटर 29 साल पहले हल्का फुल्का साधन मत माने, सिर्फ बनियों के पास होता था। गांव के जो बनिए होते थे उनके पास स्कूटर होता था 29 साल पहले, वो चलाया है मैंने। मैं उस समय भी ऐसा ही था। जब मैं एक दिन के 5-5 हजार किताबें सेल करता था, और एक किताब की बचत 15 रुपए थी, मतलब 75,000 रुपये एक दिन की मेरी बचत होती थी। मैं उस समय भी ऐसा ही था। यह नहीं है कि मैं जवान हुआ, मैंने बुलेट लिया और फुर फुर करता हुआ गलियों में घूमा। दैट्स व्हाट नॉट माई नेचर, वो नेचर नहीं था। नहीं, इतना पैसा होने के बाद कितने वो करते हैं लोग, कितने स्टंट करते हैं, कितनी हुड़दंगबाजी करते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है 7,500 के लगभग। मैं गांव शहरों में गया हूं, कहीं पर भी आपको ये नहीं सुनने को मिलेगा कि मास्टर सुखविंदर खोखा ने उस जगह पे हुड़दंग किया हुआ है, जबकि मैं पैसे वाला होता था। कहीं नहीं, नेवर। ये मतलब मेरा नेचर ही है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई किसी ने ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग तो सभी को अच्छी मिलती है। एक स्कूल में, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को एक ही अध्यापक पढ़ाता है, सेम। उन्हीं 50 बच्चों में से एक बच्चा 100 में से 100 नंबर भी लेता है, उन्हीं में से 0 लेने वाला भी बैठा है,
उन्हीं में से 10 नंबर लेने वाला भी बैठा है, उन्हीं में से 50 नंबर लेने वाला भी बैठा, पढ़ाने वाला सेम एक ही है। उन्हीं में से कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई राजनीतिज्ञ बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई आर्मी में जाता है, उन्हीं में से कोई चोर बनता है, डकैत बनता है, हत्यारा बनता है, रैपिस्ट बनता है। शिक्षा सभी ने बराबर ली। एक सी ही शिक्षा मिली है। तो ये डिफरेंस कहां से आ रहा, ये फर्क कहां से आ रहा है? ये साथियों, ये हमारे जो पिछले जो कर्म होते हैं ना, वो भी हमारे इस जीवन में अफेक्ट करते हैं। उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव होता है और वो हमें भुगतने पड़ते हैं। आपको अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो डियर फ्रेंड्स, आप भागवत गीता उठाएं, उसे पढ़ें, समझ में आ जाएगा। पढ़ी तो मैंने भी है भागवत गीता, बट संस्कृत में नहीं पढ़ी, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ी है। पूरी भी नहीं पढ़ी, बट उसके जो मेन थीम है वो पढ़े हैं। आपने भी पढ़ने चाहिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो जो इन चीज़ों के जानकार हैं उनकी वीडियोस सुने आप। कुछ बातें मैं हर दिन रिपीट करता हूँ, क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है। एक दिन से बात नहीं बनती, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो कितने वर्षों से नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। तो एकदम से थोड़ा ही एक दिन की ट्रेनिंग से थोड़ा ही इसमें पॉजिटिव विचार आएंगे। कुछ समय के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं, तो लेकिन थोड़ी सी देर के बाद पुनः नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव माहौल में ज़्यादा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि रहे ही नेगेटिव माहौल में। छोटे थे उसी समय हमें नेगेटिव बना दिया गया, माँ बाप ने, अध्यापकों ने। मान लिया आपसे कुछ काम नहीं हो पा रहा, कोई काम घर वालों ने कहा कि ये काम कर लो, और वो काम आप करने में असफल हुए। बचपन की मतलब वो बताता हूं मैं, जो ट्रेनिंग मिली हुई है, तो माँ बाप क्या कहेंगे? तू किसी कर्म का नहीं है। 100% उनका यही कहना होगा, तू किसी कर्म का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। अरे इससे ये काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि दुनिया में सिर्फ यही काम है। काश उसकी जगह माँ बाप ये कह दे कि बेटा आपसे ये काम नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, इसे छोड़ दे, इसे मैं करूँगा, आप दूसरा कर लो। इससे नेगेटिविटी उसके दिमाग में नहीं जाएगी। लेकिन क्या क्या सुनने को मिलेगा? आप किसी कर्म के नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। कितनी बार सुना है? माँ बाप के मुंह से कितनी बार सुना होगा? हजारों बार। अध्यापक से कितनी बार सुना होगा? हजारों बार। मान लिया किसी बच्चे को मैथ नहीं आता, स्कूल में जाता है, मैथ नहीं आया, कोई इंग्लिश में वीक है, कोई साइंस में वीक है, अध्यापक क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता, लाइफ में कुछ नहीं बन सकता था। यानी कि भर दिया गया हमारे इसको, इस खोपड़ी को नेगेटिविटी से भर दिया गया है।
इसलिए इतने जल्दी ये जो नेगेटिव विचार हैं ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बार 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 हमें अच्छी चीज़ों की सोचने की प्रैक्टिस करनी होगी डियर फ्रेंड्स। जो ही हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आए, क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं यार कुछ नहीं होगा, अब जिंदगी में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बार जब ये विचार आए ना दिमाग में कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुरंत पूछो ना उससे क्यों नहीं होगा, अब क्या हो गया, अब हो क्या गया जो अब नहीं होगा। उसी समय दिमाग सॉल्यूशन हल निकालना शुरू कर देगा। लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया अब कुछ नहीं हो सकता, फिर तो होगा ही नहीं, क्योंकि फिर दिमाग सोचेगा ही नहीं, वो फाइल ही बंद हो जाएगी। तो ठीक है, एक साइड में वो फाइल रख दी जाती है, दिमाग एक साइड में रख देगा उसको, क्योंकि हमने ऐसा हम वहाँ पे हार मान गए, मैं नहीं होगा कुछ। बट अगर हम उसी चीज को ऐसे सोच लें भी अब क्यों नहीं होगा, फिर अब हमारे दिमाग में आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे भी ऐसे होगा। और फिर ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है डियर फ्रेंड्स, ये पूरी ताकत लगा देता है। ये आपका दुश्मन नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को माने कि इसने हम पृथ्वी पर भेजे हैं, तो ये हमारे साथ है, ये हमारी हर बात को सुनता है। लेकिन अगर हम सच्चे हैं, हमारी भावना सच्ची है तो सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनता। तो ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक कर देगा। आपको ऐसे व्यक्ति मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि उस काम में आपकी हेल्प करेंगे, जो आपका काम अटका हुआ है। एक बार विश्वास तो बनाए ना, लेकिन अगर विश्वास ही तोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया तो यूनिवर्स क्या करेगा? वो उन लोगों को भेज देगा जो पहले ही टूटे हुए, वो और अलग से आपका और ज्यादा भट्ठा बैठा देंगे। तो बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें, नकारात्मक एनर्जी से दूर रहें। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी नकारात्मक आपके दोस्त हैं सभी को छोड़ दो। एक बार दुख होगा आपको, आप उनसे मिलना जुलना बंद कर दो जो कि नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं दे सकते, कोई आपका भला नहीं कर सकते, वो खुद ही दुखी हैं, खुद ही दुखी हैं। तो वो आपका, अब हमारे यहाँ समाज में क्या नैरेटिव चल रहा है, बोला दुखिया का दर्द तो दुखिया ही समझेगा, दुखिया का दर्द दुखिया समझ लेगा, बट दुखिया का दर्द दुखिया दूर नहीं कर सकता। हमने दर्द दूर करवाना है, न कि समझाना है। समझाकर क्या करोगे? मान लिया कि मुझे बुखार है, किसी और मेरे यार दोस्त को बुखार है, मैं उसके पास जाकर बैठ जाऊंगी, यार मेरे तो बुखार है, वो भी कहेगा मेरे तो बुखार है, फिर कोई समाधान है? आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ ना जो बुखार का ट्रीटमेंट बताए, भाई आप ये चीज ले लो, या ये टैबलेट ले लो, या इंजेक्शन लगवाओ। ऐसे दोस्त के पास जाओ जो आपको समाधान बताए। लेकिन आप, हमारे यहाँ समाज में एक नैरेटिव सेट है, गरीब की तो गरीब पे जाना है। हाँ जाना है, गरीब की गरीब जाना है, बिल्कुल जाना है। लेकिन गरीब गरीब का कर क्या सकता है? अगर मैं भूखा बैठा हूं, मेरे पास एक दूसरा भूखा और आके बैठ गया, बताओ क्या सॉल्यूशन है?
क्या सॉल्यूशन है? मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, सॉल्यूशन तो नहीं है ना। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, यार मैं भूखा हूँ, मालिक तू कर कुछ, मालिक से मांगे। उम्मीद, दुनिया से उम्मीद छोड़ दे। दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली, दुनिया से उम्मीद छोड़ दें। माँ बाप अपनी औलाद से उम्मीद छोड़ दें, भाइयों से, आपके माँ बाप हैं आप उनसे भी उम्मीद छोड़ दें। बिकॉज आप जिस ब्रह्म शक्ति ने यहाँ भेजे हैं उसी को कहो ना, और उसको कहने की जरूरत नहीं है। वो समझता है, टोटल चीजें समझता है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था कर देगा आपकी, मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। वो समझता है इन्हें क्या चाहिए, मांगो मत। वो अब जब भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए थे तो सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि मेरा महल बनवा दो, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। वो समझ गए कि इसकी हालात फटेली हो चुकी है। बिना मांगे ही सब कुछ हुआ ना, बिना मांगे ही सब कुछ होता है। बट आप पॉजिटिव रहे, विश्वास रखें कि एक दिन हम कामयाब होंगे। एक दिन नहीं, हम कामयाब हो रहे हैं, नहीं तो वो एक दिन नहीं आएगा कि मैं कल से आज बेहतर हूँ। हर दिन इम्प्रूवमेंट करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो डियर फ्रेंड्स, इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।